जेटेट की तैयारी कर रहे सभी मित्रों साथियों को जोहार। आज हम लोग जेटेट के एक विषय सीडीपी के अंतर्गत एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है हमारा सीसी, जिसको हम लोग हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। और ये सीसी स्पेशली हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि एनईपी 2020 के संदर्भ में कि ऐसा विदित हो रहा है कि इस बार जैसा जेटेट का सिलेबस बनाया है इसमें एनईपी 2020 में ज़्यादा फोकस है। साथ ही सीसी से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे एनईपी 2020 पे, इसलिए कि चूँकि नई जो ये शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो अधिकांश प्रश्न इन्हीं से ही संबंधित रह सकता है। तो इसी पे हम लोग आज विशेष रूप से चर्चाएँ करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सीसी वास्तव में है क्या। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। अब हम जानते हैं कि सीसी यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, जिसका अर्थ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली जिसमें विद्यार्थी का वार्षिक मूल्यांकन या अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि ये पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान, ठीक है, उसके व्यवहार के आधार पर, सीखने के आधार पर, कौशल के आधार पर, रुचि के आधार पर, रचनात्मक जानकारी के आधार पर या सामाजिक सहभागिता और नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व के आधार पर हम लोग तैयारी बच्चों का आकलन करते हैं। यानी ये सिर्फ वार्षिक और अर्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं है, बल्कि एक 360 डिग्री मूल्यांकन है बच्चों का, जिसमें उसके व्यवहार, रुचि, कौशल, ठीक है, सहभागिता, नैतिक मूल्य और व्यक्तित्व का हम लोग स्पेशली ध्यान रखते हैं। तो सीसी का मुख्य उद्देश्य है सीखने के मूल्यांकन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये सीखने का मूल्यांकन नहीं है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनको आपको समझने की आवश्यकता है। यानी हम जो मूल्यांकन करें, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, किन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो ये सीखने का मूल्यांकन है, ठीक है। तो सीखने का मूल्यांकन मतलब ये सीखने के लिए मूल्यांकन है। पहले हम लोग सीखते थे सीखने का मूल्यांकन, अब हम लोग सीखते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी बच्चे कैसे सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, इन पे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग या सीखने के लिए मूल्यांकन करिए। शब्दों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आगे हम लोग और विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर ये सीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। सीसी, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इससे पहले शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीतियाँ थी और 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली को देखते हुए भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू की गई है। यानी ये एक नई शिक्षा नीति है जो 21वीं शताब्दी की बदली हुई आवश्यकताओं के मद्देनज़र ये लागू की गई, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आवश्यकता पड़ी। तो क्या थी पुरानी शिक्षा प्रणालियों में? ये केवल वर्ष के अंत में परीक्षा होती, जिसको एनुअल एग्जामिनेशन वगैरह होता था या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता था, उस प्रणाली को ख़त्म करके, ठीक है, पहले विद्यार्थी कैसे सीखते थे? रट के पास करते थे। अब रट के नहीं, बल्कि उनको समझ के, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। पहले एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन था, अब एग्ज़ाम को लेकर टेंशन नहीं रहना है अभी। इसके अलावा पहले हम लोग कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान नहीं कर पाते थे, अब कमज़ोर विद्यार्थियों की पहचान हो पाती है। साथ ही पहले अंक को महत्वपूर्ण माना जाता है, अब अंक महत्वपूर्ण ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, और इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पहले होता था खेल, कला, संगीत, नैतिकता या जीवन कौशल जैसे विषयों की उपेक्षा होती थी, अब ये पाठ्यक्रम के हिस्सा हैं। और पहले हम लोग जानते थे कि विद्यार्थियों की योग्यता का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता था। इसी अवधारणाओं को ही दूर करने के लिए, ठीक है, सीसी की अवधारणा को विकसित की गई है। यानी हम लोग हर स्टेप में मूल्यांकन करेंगे, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो सीसी का दार्शनिक आधार क्या है? चलिए, उसको आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल का नाम है माई ड्रीम डेस्टिनी। जैसे आप हमारे वाटरमार्क में देख पा रहे हैं, माई ड्रीम डेस्टिनी में आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और लाइक और कमेंट के साथ ही आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में हमें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और आपको अलग और कोई दूसरे विषयों की या फिर दूसरे टॉपिक की वीडियो की आवश्यकता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, ताकि हम आप तक निःशुल्क रूप से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ पहुँचाएँ। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी जेटेट परीक्षाओं को आसानी से पास कर पाएँ, ठीक है। तो ये है हमारा सीसी के प्रमुख घटक के बारे में बात करते हैं। सीसी में एक्चुअली क्या क्या है? सीसी यानी जिसको कंटिन्यूस एवैल्यूएशन या सतत मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ये मूल्यांकन है कि पूरे वर्ष का मूल्यांकन करते हैं। पूरे वर्ष का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसके अंतर्गत हम दैनिक कक्षा कार्य यानी जो क्लास वर्क हो रहा है डेली का,
होमवर्क, गृह कार्य, मौखिक प्रश्न, गतिविधियों या प्रोजेक्ट वर्क, समूह चर्चा, प्रयोगात्मक कार्य, प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तरी, पोर्टफोलियो, कार्यपत्रक और कक्षा में सहभागिता। इन सारी चीज़ों को बालकों का देखते हैं, ये बच्चे कैसे सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि सीखने की कठिनाइयों को हम पहचान करते हैं, साथ ही अगर समय रहते हम बच्चों में सुधार की भावनाओं को लाते हैं तो बच्चों को दिक्कतें नहीं होती। इसके साथ साथ हम बच्चों में नियमित रूप से अध्ययन की आदतों को विकसित करने की आदत डालते हैं, साथ ही हम बच्चों की निरंतर प्रगति के रिकॉर्ड को रखते हैं इसके अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन क्या है, यानी व्यापक मूल्यांकन क्या है। इसका मतलब है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। इसमें क्या क्या सभी पक्ष है? सभी पक्षों में शैक्षणिक पक्ष हैं, जैसे बच्चों का शैक्षणिक में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन किस प्रकार की वे जानते हैं, समझते हैं। भावात्मक पक्ष में अगर हम बात करेंगे कि अनुशासन, सहयोग, सहानुभूति, नैतिक मूल्य, नेतृत्व और सामाजिक व्यवहार उनका कैसा है, यानी उनका भावात्मक पक्ष या इमोशनल पक्ष कैसा है। इसके अलावा मनोगत्यात्मक में हम जानते हैं कि बच्चे चित्रकला में कैसे हैं, संगीत में कैसे हैं, नृत्य में क्या है, हस्तकला में क्या क्या कर सकते हैं, प्रयोगात्मक कौशल कैसे कर सकते हैं और योग में उनकी किस प्रकार की रुचि है या फिर क्या अच्छा कर सकते हैं। तो सीसी के उद्देश्य अगर हम विस्तृत रूप से जानेंगे तो हम पाते हैं कि इनका सर्वांगीण उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास मतलब विद्यार्थी का सिर्फ बौद्धिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक या भावनात्मक रूप से या रचनात्मक रूप से इनका विकास करना। इसके अलावा हम सीखने में सुधार में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कठिनाइयाँ कहाँ हैं, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, कैसे सुधार किया जाए या किस प्रकार की उनको मदद किया जाए। तो ये एक सीखने में सुधार सीसी का सबसे मुख्य उद्देश्यों में एक है, यानी इसका उद्देश्य सिर्फ अंक देना नहीं है बल्कि सीखने की कठिनाइयों को दूर करना है, यानी इनमें इन प्रश्नों का समाधान करना है। परीक्षा के तनाव को कम करना, यानी वर्ष भर में छोटे छोटे मूल्यांकन हम लोग लेते हैं ताकि बच्चे के मन में परीक्षा को लेकर जो डर रहती है वो डर खत्म हो जाती है, ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ता है और नियमित रूप से बच्चे अध्ययन करने में अपना मन लगाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब हर बच्चा अलग गति से सीखता है, उसकी सीखने की गति अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, क्षमता अलग होती है और बच्चों की बुद्धि अलग होती है। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग स्पीड से सीखते हैं, जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए उसी आधार पर हम अपने शिक्षण कार्य को जारी रखेंगे। अब आता है कि सुधारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर कोई विषय में कमज़ोर है तो उसको अतिरिक्त अभ्यास हम लोग कैसे देंगे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन कैसे देंगे, यानी पुनः शिक्षण कैसे करेंगे, साथ ही सरल गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को कैसे मदद करेंगे, ये सब है सुधारात्मक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण बिंदु। उसके अलावा सीसी में हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन में निरंतर मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ साथ समग्र मूल्यांकन करते हैं। इसके अलावा बाल केंद्रितता का ध्यान रखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड। सक्रिय अधिगम, यानी एक विद्यार्थी भी सक्रिय होना चाहिए और शिक्षक भी सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम कार्य को करें। सुधारात्मक शिक्षण है, कहाँ पे क्या चीज़ बदलाव करने की आवश्यकता है उसमें हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव किए हुए हम शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही पारदर्शिता रहेगा और हमारी सहभागिता अवश्य रहेगी। साथ ही एक सकारात्मक फीडबैक देंगे, यानी जो भी चीज़ है हम बच्चों को नकारात्मक रूप से बात नहीं करेंगे बल्कि सकारात्मक रूप से। अगर बच्चे सीख नहीं पा रहे तो हम बोलेंगे आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो। तो अगर हम सकारात्मक फीडबैक या प्रतिपुष्टि देते हैं तो बच्चों में एक उत्साहवर्धन होता है कि उनको लगता है कि नहीं हम वास्तव में सीख रहे हैं, तो और अधिक गति से सीखने की कोशिश करते हैं। अब सीसी में मूल्यांकन की क्या क्या तकनीकें हैं। मौखिक मूल्यांकन के रूप हम प्रश्नोत्तर या कहानी सुनाना या कविता या भाषण या चर्चाओं के रूप से हम मौखिक मूल्यांकन करते हैं। लिखित मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और कार्यपत्रक योजना रहती है। प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, मॉडल का निर्माण कराते हैं, विज्ञान का प्रयोग कराते हैं, चित्रकला, अभिनय या रोल प्ले के माध्यम से उनके जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अवलोकन में हम ये देखते हैं कि शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी कैसे सीख रहा है और दूसरों से कैसे व्यवहार करता है, समूह कार्य करता है या नहीं करता है, ग्रुप में वे काम करते हैं या नहीं करते हैं, या उसमें बच्चों ये नेतृत्व करता है या नहीं करता। ये एक शिक्षक विद्यार्थियों को अवलोकन के माध्यम से देखता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, यानी उसके चित्र, लेख, प्रोजेक्ट, प्रमाण पत्र या गतिविधियों को जो हम शामिल करते हैं उसको हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। यानी एक हिसाब से एक बायोडाटा रहता है, यानी क्या उसका अच्छा है, क्या ख़राब है, कैसे लिखता है, किन चीज़ों को कर पाता है, किन चीज़ों को नहीं कर पाता है, यानी उसके आधार पर हम बच्चों को दिशा निर्देश करते हैं और आगे मदद करते हैं। अब आता है सीसी के क्या क्या उपकरण हैं। सीसी के उपकरण में हमारा आता है रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, रूब्रिक्स, पोर्टफोलियो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, क्विज, वर्कशीट, इंटरव्यू,
सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, ये सब सीसी के प्रमुख टूल्स है या उपकरण है जिसके माध्यम से हम सीसी को हम लोग देखते हैं। तो सीसी के क्या क्या लाभ है? विद्यार्थियों के लाभ है कि आत्मविश्वास बढ़ता है, परीक्षा का डर खत्म होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, सीखने में रुचि बढ़ती है, नियमित रूप से अध्ययन होता है, कमजोरी की पहचान होती है और व्यक्तिगत का विकास होता है। ये सीसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इस बार के जेटेट के लिए, क्योंकि इसमें अधिकांश प्रश्न आने का संभावनाएं हैं। इसीलिए इस चैप्टर को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, ताकि आपको इस चैप्टर के अंत में हम लोग MCQ क्वेश्चंस भी बनाए हैं, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इसको बिना स्किप किए आगे अवश्य देखते जाइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए अब हम बात करते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या इसमें फ़ायदेमंद है। शिक्षकों के लिए है कि ये विद्यार्थियों की वास्तविक जो प्रगति है उसके बारे में ये पता लगा पाते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। शिक्षण पद्धति हम जो शिक्षक शिक्षण करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ में बदलाव करना चाहिए। हमें हर विद्यार्थियों के अलग अलग उनका शिक्षण गति होता है, शिक्षण ये होता है, समझने का तरीका होता है। तो हम शिक्षकों को भी अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव करना चाहिए, ताकि हम बच्चों को अधिक से अधिक मदद कर सकें। इसके अलावा व्यक्ति को मार्गदर्शक देना आसान होता है, ठीक है। तो अभिभावकों के लिए क्या होना चाहिए? बच्चों की वास्तविक प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है। उनके ये भी पता चलता है कि अंक केवल व्यवहार और कौशल की जानकारी होती है, यानी अंक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बच्चों में व्यवहार और कौशल की भी जानकारी मतलब उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। सीसी की क्या क्या सीमाएँ हैं? सीसी में चूँकि ये एक ऐसा है जिसमें अधिक समय लगता है, ठीक है। साथ में इसमें इतने से अगर आपके विद्यालय में काफ़ी बच्चे हैं तो रिकॉर्ड रखना काफ़ी कठिन है। शिक्षक को कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी कक्षाओं के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और सभी विद्यालयों में इसको समान रूप से लागू करना चुनौतीपूर्ण है, और इसमें संसाधन की कमी के कारण इसको भी कभी-कभी इसको लागू नहीं किया जा सकता है। चलिए NEP 2020 के संदर्भ में सीसी की क्या कहती है या सीसी की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसका उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को रटने वाला नहीं बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने वाला या समस्या समाधान करने वाला बनाना है। यानी ये उद्देश्य है प्रमुख रूप से इस बार का जो सीसी का। इससे पहले भी सीसी था, लेकिन इस बार का सीसी स्पेशली इसलिए है कि अगर प्रश्न आता है कि NEP 2020 के संदर्भ में सीसी की क्या भूमिका है, रटने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए बच्चों में? सोचने, समझने, विश्लेषण करने वाला और समस्या को समाधान करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा इसमें मूल्यांकन प्रणालियों को पूरी तरह में बदलाव करने पर जोर दिया गया है। तो किस प्रकार की मूल्यांकन की नई अवधारणा बनाई गई है? नई मूल्यांकन की अवधारणा जो NEP 2020 के तहत में है, इसमें आपको है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी दक्षतामूलक मूल्यांकन। इसमें यह देखा जाएगा कि विद्यार्थी ने क्या किया, क्या समझा, कैसे लागू कर सकता है और क्या विश्लेषण कर सकता है, ठीक है। ये जैसे मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली है, जिसमें हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चों ने क्या समझा और समझने के बाद कैसे लागू कर सकता है, और क्या इसमें विश्लेषण कर सकता है, फिर एनालिसिस कर सकता है। यानी हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ओर बच्चों को ले जाना है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये चीज़ बच्चे सीख पा रहे तो क्या अपनी नई परिस्थिति में अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएगा? तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं, ये है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी पारंपरिक प्रोग्रेस कार्ड नहीं है, बल्कि इसमें ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। इसमें 360 डिग्री हम लोग मूल्यांकन करते हैं। इसका तहत इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन कौशल, नैतिक मूल्य, रचनात्मकता, नेतृत्व, खेल, कला, संचार कौशल, सहयोग, आत्म मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन जरूरी है, ठीक है। यानी ये प्रोग्रेस कार्ड ये बताता है कि बच्चों का जो भी होलिस्टिक यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण को हम ध्यान देंगे। उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या था? सीखने में सुधार करेगी। इसके तहत में NEP 2020 में FA का जो मुख्य उद्देश्य है, त्रुटियों में कहाँ बच्चे गलत कर रहे हैं, उनको गलती अगर कर रहे हैं तो उनको बताना है। इसके अलावा निरंतर प्रगति में सुधार करना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में, ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ये मूल्यांकन केवल परिणाम बताने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने में सहायता करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो असेसमेंट एज ए लर्निंग, यानी विद्यार्थी स्वयं अपने प्रगति का मूल्यांकन कर सीखता है। कैसे सीखता है? कि विद्यार्थी खुद ये सोचता है कि हम अपना आत्मचिंतन कैसे करें, साथ ही आत्मनियंत्रण कैसे करें और स्व अधिगम हम कैसे करें। ये 3 चीज़ों का इसमें विकास होता है। तो NEP 2020 में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक मार्गदर्शक की,
एक सहयोगी की, एक प्रेरक की, एक सलाहकार की, एक फैसिलिटेटर या सीखने का सुगमकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब हम बात करते हैं सीसी और एनईपी 2020 में क्या समानता है। पहले का जो सीसी था उसमें सतत मूल्यांकन था, अब आता है एनईपी 2020 में निरंतर फॉर्मेटिव मूल्यांकन का बात हो रहा है। सीसी में पहले क्या था, व्यापक विकास था, अब है समग्र विकास। सीसी में दिया गया था सुधारात्मक शिक्षण और एनईपी 2020 में व्यक्तिगत सहायता और सीखने में सुधार। उसके बाद सीसी में था गतिविधि आधारित मूल्यांकन, और यहाँ पे एनईपी 2020 में जो सीसी जिस प्रकार काम करी है कि अनुभव और गतिविधि आधारित अधिगम, ये बाल केंद्रित शिक्षा दोनों में ही है। ठीक है, पहले सीसी और अभी एनईपी 2020 में दिया गया है। और पहले सीखने के लिए मूल्यांकन आता था, अब दक्षता मूलक और सीखने केंद्रित मूल्यांकन, ये सीखने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है एनईपी 2020 के संदर्भ में। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करते हैं कि सीसी का फुल फॉर्म को दिमाग में याद रखना है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसी का उद्देश्य है परीक्षा के लिए नहीं बल्कि सीखने की गुणवत्ता में हमें सुधार करना है, क्योंकि हम भावी जीवन के लिए हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं तो उनमें क्वालिटी आना चाहिए। उसके बाद सीसी में संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगतात्मक तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। सीसी बाल केंद्रित और समग्र शिक्षा पर आधारित है। इसके अलावा सीसी में नियमित प्रतिपुष्टि, नियमित रूप से फीडबैक और सुधारात्मक शिक्षण की विशेषता है। एनईपी 2020 रटने के बजाय कॉम्पिटेंसी आधारित मूल्यांकन का समर्थन करती है। इसके अलावा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग आधुनिक मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। और सीसी और एनईपी दोनों ही का ही लक्ष्य है तनाव मुक्त, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो इसीलिए जेटेट की जो सीडीपी से प्रश्न से अगर पूछे जाए सीसी से, तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे, परिभाषाएं, उनका उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ सीमाएं, उपकरण। और एनईपी 2020 के संदर्भ में कुछ प्रश्न आपको हम नीचे दे रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, ठीक है, सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का समग्र विकास करना, जिसे हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं। फिर मैं दोस्तों दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस प्रकार का शैक्षणिक वीडियो चाह रहे हैं। हमारा छोटा सा प्रयास है कि आप जेटेट में अधिक से अधिक नंबर लाएं और वीडियो के माध्यम से आप को और हम जानकारी दे पाएँ। तो इसीलिए आप अपना हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अभी कौन कौन विषय की और क्या क्या चैप्टर से वीडियो चाहिए। चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं कि सीसी का मुख्य उद्देश्य हमारा हो गया कि विद्यार्थी का समग्र विकास करना। सीसी में कंटिन्यूस का अर्थ क्या है, कंटिन्यूस का अर्थ होता है समय समय पर निरंतर मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी बी नंबर होगा। कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन का अर्थ क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विद्यार्थियों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ठीक है, प्रश्न में इस हर प्रश्न में 4 आपका एमसीक्यू के रूप में दिया गया है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन हुए बिना, ठीक है, उसका जो एग्जैक्ट आंसर है उसी को ही आपको समझने की कोशिश करना है। सीसी का कौन सा भाग नहीं है, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, बाकी सब उसका भाग है, परियोजना विभाग है, पोर्टफोलियो विभाग है और कक्षा अवलोकन भी उसका हिस्सा है। अब हम लोग बात करते हैं एनईपी 2020 किस प्रकार मूल्यांकन पर बल देती है। ये दक्षता मूलक मूल्यांकन पर विशेष रूप से बल देती है। सीसी में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की है, यानी मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका भी है। अब आते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार करना। ठीक है, हमेशा याद रखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने में सुधार करना। इसके बाद होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड किससे संबंधित है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड संबंधित है एनईपी 2020 से। यदि शिक्षक प्रत्येक सप्ताह विद्यार्थियों की प्रगति का रिकॉर्ड रखता है तो ये किसका उदाहरण है, ये कंटिन्यूस एवैल्यूएशन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सीसी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, सीखने में सुधार एवं समग्र विकास सीसी का महत्वपूर्ण लाभ है। अब हम बात करते हैं सीसी में किस प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सीसी में जातीय मूल्यांकन नहीं किया जाता है, इसके अलावा इसको छोड़ के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतात्मक मूल्यांकन इसमें शामिल है। कौन सा एफेक्ट या फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है, गृह कार्य पर प्रतिपुष्टि। जब जो बच्चे घर में गृह कार्य ले जाते हैं उसमें आप जो फीडबैक देते हैं ये एफेक्ट का या फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है। यदि विद्यार्थी स्वयं अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं तो इससे क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ असेसमेंट। सीसी का संबंध किससे अधिक है, सबसे अधिक है सीखने की प्रक्रिया से। एनईपी 2020 उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या विकसित करना है, आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को इसमें विकसित करना है। सीसी में पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है, पोर्टफोलियो विद्यार्थी की प्रगति का संग्रह को रखना को पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता है। कौन सा सीसी को उपकरण नहीं है, इसमें उपरोक्त सभी सीसी को उपकरण नहीं, चेकलिस्ट, ठीक है, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो उपकरण है। ठीक है, यानी ये सभी उपकरण है, ऐसा कोई भी नहीं है जो उपकरण नहीं है, सभी के द्वारा ही सीसी को हम लोग
ये करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चेकलिस्ट के माध्यम से, रेटिंग स्केल के माध्यम से, पोर्टफोलियो के माध्यम से। इसीलिए उपरोक्त सभी उसका सही उत्तर होगा। सीसी में रिमेडियल टीचिंग कब होना चाहिए? जब हम रिमेडियल टीचिंग तब करते हैं जब बच्चों की कोई भी परेशानी या कोई विषय में परेशानी है तो उसमें कठिनाई को पहचान होने पर रिमेडियल टीचिंग का उपयोग करते हैं। सीसी का मूल दर्शन किस पर आधारित है? बाल शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। यदि शिक्षक किसी समूह चर्चा के माध्यम से मूल्यांकन करता है तो यह सीसी के किस पक्ष को दर्शाता है? ये गतिविधि आधारित मूल्यांकन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं, एक शिक्षक प्रत्येक अध्याय के बाद विद्यार्थियों को उसके त्रुटियों पर व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि देता है, तो यह सीसी की किस तरह का उदाहरण है? ये हर मतलब जब भी उस त्रुटि करता है अध्याय के बाद तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक और रिमेडियल अप्रोच दोनों। यानी डायग्नोस्टिक के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कहाँ हो रहा है, रिमेडियल अप्रोच मतलब उस चैप्टर में अगर उसको दिक्कतें हो रही तो उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों को, यह है रिमेडियल अप्रोच। NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन रटने की प्रवृत्ति को सबसे अधिक कम करता है? दक्षता मूलक मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं, यदि एक विद्यार्थी विज्ञान परियोजना में उत्कृष्ट है लेकिन लिखित परीक्षा में औसत अंक प्राप्त करता है तो सीसी के अनुसार क्या है? यानी परियोजना और अन्य कौशलों को भी इसे महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, आप उसको देखिएगा, जिस अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वही उसका उत्तर होना होगा। सीसी का कौन सा पहलू विद्यार्थियों को आत्मचिंतन का विकसित करता है? सेल्फ असेसमेंट। यानी सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थी सीखते हैं। और इस सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, असेसमेंट एज ए लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी विद्यार्थी को स्वयं से सीखने का अवसर देना। चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके जीवन की शुभकामनाओं के साथ आपको हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे हमारे चैनल में रहने के लिए, क्योंकि आपने इतना समय दिया। और हमारा हमेशा निरंतर प्रयास है कि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेते आए। आप हमारे चैनल में अगर अभी भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि किस प्रकार का आपका भाषा का चाहिए, गणित का चाहिए, ठीक है, या फिर EVS का चाहिए या सोशल साइंस का वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो हमारे इस YouTube चैनल में आपको अपलोड कर देंगे। और ऐसे ही पहले तथ्यात्मक चीज़ें रहेगी, फिर बाद में उसको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम चीज़ों को करेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।